नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं कमोडिटी नाउ। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कहां कौन से सेगमेंट है जहां पर कि आज आपको रणनीति सुझाने की राय आपको यहां पर दी जा रही है। और इसके अलावा खबरों के साथ देश भर के मंडियों से इस वक्त किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि तमाम रणनीति आपको सुझाएंगे। हमारे साथ हेड कमोडिटी पृथ्वी फिनमार्ट के हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन मौजूद हैं इस वक्त, और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट की अब तक की बड़ी खबरों पर। अगर सोने की बात करें इस वक्त तो सोने की कीमतों पर आज दबाव है। 100 रुपये की कमजोरी के साथ MCX पर सोना 48,200 रुपये के नीचे और कॉमिक्स पर सोना $1825 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। चांदी पर भी नजर एक बार डालें तो यहाँ पर भी दबाव है। US के महंगाई आंकड़ों का इंतजार और मजबूत डॉलर से ऊपरी स्तरों से इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। और MCX पर चांदी अगर देखेंगे तो 64,800 रुपये के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्रूड US में ट्रैवल पाबंदी हटने से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और मजबूत मांग की उम्मीद से भी एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है क्रूड में भी। नेचुरल गैस पर भी अगर नजर डालें तो बढ़ते उत्पादन से अब दबाव देखने को मिल रहा है और न्यूक्लियर और विंड एनर्जी उत्पादन भी बढ़ा है, जिसके चलते नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है। कॉपर, अब मेटल्स की अगर बात करेंगे तो कॉपर में चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर चिंता से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। कॉपर में जिंक मांग में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। निकेल सप्लाई बढ़ने की खबर से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो चीन में बैंकों की लेंडिंग में कमी देखने को मिल रही है और इसके चलते एल्युमिनियम भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये तो बात हुई नॉन एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट की अगर बात करें एग्री कमोडिटीज़ पर तो मेंथा तेल में MCX पर भाव करीब 930 के करीब है। कंज्यूमर डिमांड बेहद कमज़ोर है और इसके चलते कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। कॉटन में तेज़ी देखने को मिल रही है। MCX पर भाव 32,500 के पार और करीब 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है कॉटन में। तो लगातार कुछ सेशन से हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव बना हुआ है कॉटन में। हल्दी की कीमतों में दबाव है। खरीफ सीजन में अच्छी फसल की उम्मीद की जा रही है और कमज़ोर डिमांड से कीमतों पर यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। NCDEX पर बात करेंगे तो दिसंबर वायदा 7,200 के करीब है। इसके अलावा जीरे में भी तेजी है। त्योहारी सीजन में मजबूत मांग से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। NCDEX पर भाव 15,500 के पार अब निकल चुका है। और बात करें धनिया की तो यहाँ पर भी तेजी है। इस साल शॉर्टेज की स्थिति संभव है। NCDEX पर भाव 7,850 के करीब कारोबार कर रहा है। और अब बात करें सोयाबीन में भी तो यहाँ पर भी उछाल है। क्रूड पाम तेल MCX पर भाव करीब 1% चढ़ा है और 1100 के स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है क्रूड पाम तेल। और आखिर में बात करते हैं कैस्टर की तो कैस्टर में भी यहाँ पर दबाव बना हुआ है। जुलाई और अगस्त में एक्सपोर्ट में कमी और NCDEX पर भाव अब 6400 के करीब पहुँच चुका है। तो ये तो बात हुई एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। इस वक्त एक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और दोनों ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सोने चांदी में जो इस वक्त चाल देखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है दोनों ही मेटल्स में। तो क्या सजेस्ट करेंगे आगे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सोने पर राय दीजिए। जी पूजा, देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी मूवमेंट आ रहा है, अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूव यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं। मॉर्निंग सेशन से देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में कुछ हाल देखने को मिल रहा है और यहाँ से एक जो प्रेशर है ये गोल्ड सिल्वर पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए पूजा तो एक अपसाइड जो है अभी भी इंटैक्ट है। वीकली अगर टेक्निकल चार्ट देखा जाए वहां पे भी गोल्ड में बाइंग जो है कंटिन्यू है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ट्रेंड के साथ जाना यहाँ पे बेहतर है। 1800 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी। मुझे लग रहा है कि 48,000 के लेवल पे एक बार यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 48,350 का एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए। 47,850 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओवरऑल ये कमोडिटी लग रहा है कि अगर एक बार 48,350 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है ये कमोडिटी, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 48,800 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रिगर्स यहाँ पे बहुत बड़े नहीं है, इसलिए कोई लंबी तेजी का यहाँ पे उम्मीद नहीं करना चाहिए सोने में, लेकिन एक मार्जिनल जो अपसाइड है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है।
ओके, ठीक है। तो ये राय गोल्ड पर आपको दे दी गई है। मनोज, अब आपसे भी सवाल है। गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे कि सिल्वर पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और सोने में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में सोने में मजबूती देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल्स करंट चल रहे हैं सोने और चांदी दोनों में ही, क्या सजेस्ट करेंगे आप? करंट लेवल क्या सही हैं फ्रेश खरीदारी के लिहाज से, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? नमस्कार पूजा। बिल्कुल सोने की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। $1800 के ऊपर अब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड जो है वो सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से जो डविश इंस्टेंस यूएस फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से रहे थे, उसके बाद यहाँ सोने की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले थे। दूसरा, चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको डेट क्राइसिस अभी भी बना हुआ है, तो वहां से भी सोने की कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ बड़ा कंसर्न है, और वो लंबे समय तक रहना है, तो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों में सपोर्ट्स बने रहेंगे। वर्तमान लेवल से अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 100-150 रुपए का 48,055 के आसपास, तो वहां इंट्राडे में बाइंग की सलाह रहेगी। 47,950 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 48,440 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं पोजिशनल अगर बाइंग की बात करें तो यहाँ पे हर डिप में बाइंग ही करना चाहिए। 48,350 जैसा कि वंदना ने बताया, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक फ्रेश रैली जो है यहाँ देखने को मिलेगी सोने में, और वहाँ 48,800 से 49,200 तक के लेवल्स भी संभावित हैं। तो यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो हर डीप में बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से थोड़े से डीप का वेट करें। सोने में यहाँ पे जो बाइंग है उसी में बने रहना चाहिए, और सेलिंग यहाँ अवॉइड करना चाहिए। जहां तक चांदी की बात है तो हमने बेस मेटल्स में दबाव बनते हुए देखा है, जिसके चलते चांदी की कीमतों में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन 64,000 के लेवल्स यहाँ पे कल हमने अच्छे से होल्ड होते हुए देखे थे। तो चांदी में भी अगर यहाँ थोड़ा डीप मिलता है 64,400 से 64,200 के रेंजेस में, तो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 63,800 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी में अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगा, कहीं भी 65,200-300 के आसपास भाव आवे तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये राय आपको दे दी गई है। सोने और चांदी में दोनों में ही खरीदारी करने की राय इन स्तरों पर आपको दी जा रही है, और 48,500 के लेवल्स के ऊपर तक जा सकता है, ये दोनों का ही मानना है इस वक्त। तो ये राय आपको सुझा दी गई है। एक बार आपको सोने का हाजिर भाव भी बता देते हैं, उसका भी अपडेट आपको दे देते हैं। अगर 24 कैरेट की बात करें तो 4,821 के पास कारोबार कर रहा है इस वक्त। 22 कैरेट का जो भाव है वो 4,416 के पास कारोबार कर रहा है, और 18 कैरेट में 3,616 के लेवल्स के पास यहाँ पर रेट देखने को मिल रहा है। तो ये है आपकी स्क्रीन पर सोने का हाजिर भाव आपको बता दिया गया है। चलिए, ये तो बात हुई सोने और चांदी की। रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर चले। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो सावधानी से के साथ आपको यहाँ पर कारोबार ट्रेड करने की राय दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और कच्चे तेल में इस वक्त किस तरह का मोमेंटम है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर रणनीति भी समझेंगे। कच्चे तेल में जो तेजी है वो बनी हुई है, और काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी है जो कच्चे तेल की इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूएस में जो ट्रैवल से जुड़ी पाबंदियां थी वो हटा दी है, और माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में डिमांड में और ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। महामारी से रिकवरी के बाद जोरदार डिमांड होने की संभावना बताई जा रही है, और यूएस के सरकारी क्रूड स्टॉक आंकड़ों का भी इंतजार है। अगर पिछले हफ्ते बात करेंगे तो 25 लाख बैरल यहाँ पर कमी देखी गई थी, तो इस आंकड़े का भी इंतजार है। तो ये कुछ तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं क्रूड की तेजी में। इस वक्त बात करें तो ब्रेंट क्रूड करीब $85 के पार निकल चुका है, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वंदना, आपसे समझना चाहेंगे कच्चे तेल को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका, और यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि जो करेक्शंस यहाँ पे आने थे वो यहाँ पे टेम्पररी आए हैं, और रीजन भी है यहाँ पे जितने भी वैक्सीन है यहाँ पे, अगर इंडिया की बात करें तो 90 कंट्रीज में यहाँ पे उनको अप्रूवल्स मिले हैं। डेफिनेटली इससे एयर ट्रैवल बढ़ेगा और एटीएफ डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि $1.2 ट्रिलियन का जो इंफ्रा स्टिमुलस मिला है यूएस में, ये भी यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर्स है। और देखा जाए तो यहाँ पे एपीआई के अनुसार यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है पिछले हफ्ते कम होके यहाँ पे आएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। ओपेक ने ऑलरेडी यहाँ पे अनचेंज रखा है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं है प्रेशर के बावजूद यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कल का जो मूव था वो एक डिफाइनिंग मूव था, और अभी मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है
फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6200 थोड़े से करेक्शन पे मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। 6200 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। 6300 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6150 का लगा के चलना होगा। लेकिन इससे ऑपोजिट मुझे लग रहा है पूजा कि अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो थोड़ा सा माइल्ड वेदर है यूएस में, और यूएस में काफी फर्क पड़ता है कि वहां पे वेदर क्या पैटर्न क्या रहेगा अगला 15 दिन का। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक यहाँ पे जो बिकवाली का जो रुझान है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, और यहाँ पे सेलिंग करके ही नेचुरल गैस में चलना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे 368 के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। 360 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 371 का हम लगा के चल सकते हैं। और जिस तरीके से कोल प्राइसेस में यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिला है, चाइना में भी काफी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, और नेचुरल गैस में भी एक जो गिरावट है, शार्प फॉल है, वो यहाँ पे कंटिन्यू है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि क्रूड में अपसाइड आएगा, लेकिन जब अपसाइड होगा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 6350 से लेके 6400 की तरफ केप्ड होगा। बिल्कुल, नेचुरल गैस पर भी देखिए यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर भाव 370 के करीब इस वक्त पहुंच चुका है, और अगले 2 हफ्ते माना जा रहा है कि कमजोर डिमांड देखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है, बिकवाली की राय, और क्रूड में खरीदारी करके चलिए 6300, ये वंदना की राय है। मनोज, आपसे भी क्रूड की चाल समझना चाहेंगे। बीच में करेक्शन आया था, लेकिन फिर अब देखिए 85 के पास फिर से ब्रेंट क्रूड आ चुका है। आप भी क्या वंदना के साथ ही जाना चाहेंगे और खरीदारी करके चलेंगे, या कुछ कॉन्ट्रा कॉल लेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल वंदना के जो व्यूज है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम जो कच्चे तेल की बात करें तो पॉजिटिव बना हुआ है। एक अच्छा हमने करेक्शन देखा था, लेकिन ओपेक का जो मीटिंग था उसमें प्रोडक्शन अनचेंज रखा गया। उसके बाद से फिर एक बार कमोडिटी जो मोमेंटम पकड़ती हुई दिख रही है। यूएस में $1 ट्रिलियन का जो स्पेंडिंग बिल पास हुआ है, वहां से भी फिर एक बार कीमतों को सपोर्ट देखने को मिला। दूसरा, जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन है वो ईज हुए हैं। और जहां तक ग्लोबली जो वैक्सीनेशन की बात करें तो वहां 7 बिलियन जो है वो नंबर्स जो है वो पार हो चुके हैं टोटल ग्लोबल वैक्सीनेशन के। तो कहीं ना कहीं यहाँ मोबिलिटी जो है वो आने वाले समय में बढ़ेगी, और यहाँ कच्चे तेल की डिमांड में जो है बढ़त देखने को मिलेगी। अभी भी जो ग्लोबली जो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है वो काफी बड़ा है, और उसके चलते भी कच्चे तेल में जो है मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा। मेरा मानना है कि WTI की कीमतें जल्द एक बार फिर $86-87 तक के लेवल्स जो यहाँ टेस्ट करती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में भी 6400 तक के लेवल्स जो है संभावित है। इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो 6200 के लेवल्स जो बाइंग के लिहाज से अच्छे होंगे। 6155 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 6288 से 6320 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय क्रूड पर आपको दे दी गई है, और दोनों के ही अगर लेवल्स को माने तो लगभग 6280 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल में, तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में देखें तो अब एक दबाव देखने को मिल रहा है, और हम देख रहे हैं कि कुछ मेटल्स में कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में दबाव लगातार जारी है। एल्यूमिनियम की अगर आज बात करेंगे तो आधे % तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जिंक और कॉपर में भी दबाव है। निकेल और लेड में आज सपाट कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दबाव देखा जा सकता है। बिजली संकट कम होने से भी आगे मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से आज एक कमजोरी देखी जा सकती है, और कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां पर कि लगातार ये जो डाउन ट्रेंड है वो बना हुआ है। एक बार राय ले लेते हैं। वंदना, पहले आपसे समझना चाहेंगे ये जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है मेटल में, क्या और कितना नीचे जा सकता है, और इस स्पेस में कौन कौन से पिक हैं, आपकी फेवरेट पिक है जहां पर कि आप ट्रेडिंग की रणनीति सुझाएंगी दर्शकों को? पूजा 2-3 फैक्टर्स है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है, जैसे कि इंडेक्स के रीबैलेंसिंग होते हैं ईयर एंड में, या हेज फंड्स भी हैं वो पैसे यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, इसका भी असर देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल अब ऐसा काउंटर है जहाँ पे वन साइडेड मूव देखना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा, और दोनों साइड ये बायर सेलर्स दोनों को यहाँ पे मौका देगा। कल के दिन में हम लोगों ने देखा काफी अच्छी यहाँ पे थी। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। मेरे ख्याल से निकल में अगर 1500 का प्राइस लेवल आता है तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 1480 का टारगेट लेके 1510 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी यहाँ पे कमोडिटी है कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ भी देखने को मिलेगा। 733 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 725 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 736 का लगा के चलना चाहिए। और चाइना से जो स्लो डाउन के इंडिकेशंस मिल रहे
रहे हैं, उसका यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है बेस मेटल काउंटर में। और जब तक पावर प्राइसेस खत्म नहीं होती और रॉ मटेरियल में बेस मेटल्स के डिमांड उभर के नहीं आते हैं, तब तक एक बहुत बड़ा बेस यहाँ पे नहीं बनेगा बेस मेटल्स काउंटर में। ओके, ठीक है। तो ये राय मेटल पर आपको दे दी गई है और एक छोटा सा अपडेट हम आपको दे देंगे। जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे मेटल में दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब देखिए निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है मेटल्स में, और रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। आप उसको देखते हुए यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। मनोज, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो हल्की रिकवरी आई है, ट्रेड में कुछ बदलाव करेंगे और मेटल में आप कहाँ पर रणनीति देख रहे हैं, ट्रेडिंग रणनीति बनाएंगे आज? नहीं, मेरा बेस मेटल्स में अभी भी कॉपर में जो व्यू है वो नेगेटिव ही है। हालांकि थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ 735 के नीचे कीमतें फिसलती है तो फिर बिकवाली की ही राय रहेगी। टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो जो डेली चार्ट है वहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न वो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो उसका जो डाउन साइड टारगेट है वो कहीं ना कहीं फिर एक बार 720 710 तक आ रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो अभी पोजिशनली नेगेटिव कॉपर में बना रह सकता है। इंट्राडे के लिहाज से 735 के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो कहीं भी अगर 740 42 तक के लेवल्स आते हैं तो वहां शॉर्ट की रणनीति बना सकते हैं। इंट्राडे में एक स्टॉप लॉस जो है 741 का रखना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स को 752 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे के लिहाज से यहाँ 724 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो 720 से 710 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय दे दी गई है आपको मेटल्स में। कॉपर में बिकवाली करके चलिए, 724 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू जो है वो अभी भी नेगेटिव ही बना हुआ है, और वंदना और मनोज दोनों ही यहाँ पर मेटल में जो मेटल पॉकेट्स हैं वहाँ पर बिकवाली करने की ही राय दी जा रही है। तो लेवल्स पर नज़र रखिए। आगे बढ़ते हुए कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज अगर हम देखें तो कैस्टर में दबाव बना हुआ है। एनसीडीएक्स पर भाव 6400 के करीब है। माना जा रहा है कि जुलाई और अगस्त में एक्सपोर्ट में जो कमी आई थी उसका असर यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। वंदना, आपसे सवाल होगा, कैस्टर पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? पूजा, मुझे लग रहा है कि ये एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है जिसमें इंडिया वर्ल्ड वाइड 70-80% एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट नंबर ही यहाँ पे थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम होके आए, डिक्लाइन होके आया। और रीजन भी था कि काफी हायर साइड की कमोडिटी ट्रेड हो रही थी। मेरे ख्याल से अपसाइड से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, और कल का जो डाउन साइड है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होगा। तो 6515 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6485 से 6475 तक के भी जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6530 का। ठीक है, तो ये राय कैस्टर में भी आपको दे दी गई है। चलिए अब एग्री कमोडिटीज़ पर थोड़ा और भी यहाँ पर राय ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट अखिलेश जैन भी मौजूद हैं, जो कि इस स्पेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अखिलेश, पहले आपसे समझना चाहेंगे, ग्वार में जिस तरह के ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है, आज हम दूसरे दिन देख रहे हैं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सोमवार को हमने देखा था कि शानदार तेज़ी के बाद अब मुनाफा वसूली हावी है। क्या व्यू बन रहा है आपको, और अगर फ्रेश पोजीशन अगर हम ले तो कौन से लेवल्स आपको सही दिख रहे हैं? अभी अगर हम कुछ दिनों का ट्रेड देखें तो यहाँ पे काफी उठा पटक का मार्केट है। इंट्राडे ही कुछ दिन पहले अपर सर्किट देखने को मिले थे, अभी भारी बिकवाली आई है। तो मुझे लगता है ये जो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, गम और गवाह, काफी कट पीस मार्केट रहेंगे। दोनों तरफ की यहाँ पे हमको ट्रेड देखने को मिलेंगे। अगर आज इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है गम का ट्रेड अपने को 12,675 700 के आसपास यहाँ पे सेलिंग का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए 12,800 का होगा, और नीचे की तरफ 12,100 तक मुझे लगता है इंट्राडे में या एक दो दिन में ये हमको गम मिलना चाहिए। उसी तरह अगर गवाह कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आज बिकवाली की ही सलाह है। या तो भाव हमको 6675 के आसपास मिले इस कॉन्ट्रैक्ट के, आप वहां पे बिकवाली कर सकते हैं, या फिर भाव 6655 सॉरी 6615 के नीचे आते हैं तो वहां पे आप एक सेल का ट्रेड दे सकते हैं। इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो 6720 का रहेगा, और इसके जो टारगेट लग रहे हैं इस वीक के अंदर मुझे 6400 के आसपास लगते हैं जी।
ओके, तो खाने के तेल में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में भी उछाल है, क्रूड पाम तेल भी करीब 1% तक की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इस सेगमेंट में क्या करना चाहिए? अगर रिफाइंड सोया की बात करें और इसके ट्रेड को हम समझें, तो पिछले 5 से 6 महीने में इसका जो ट्रेड है वो बहुत सीमित एक दायरे में काम करा रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेंज्ड मार्केट रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो मुझे ज़्यादा भावों के अंदर यहाँ पे तेजी मंदी नहीं दिख रही। ऊपर के भावों में 1207-8 के आसपास कहीं पे मिलता है, तो वहाँ पे बिकवाली की ही सलाह है 1210 के आसपास से इसका स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे 1190 1175 मुझे वापस से एक बार भाव लगते हैं। ओके, अखिलेश जी, आखिरी सवाल होगा आपसे सरसों पर, उस पर भी व्यू दीजिए। यहाँ पर क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी चाहिए? सरसों तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा, बट सोयाबीन के अंदर यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। 5510 के ऊपर अगर दिसंबर वायदा चलता है तो वहाँ पे एक बाइंग बनाना चाहिए डेफिनेटली। 5475 का स्टॉप लॉस रखिए और 5600 का टारगेट आप 1-2 दिनों में देख सकते हैं आप। ओके, ठीक है, तो ये एग्री कमोडिटीज़ पर आपको राय दे दी गई। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ग्वारगम में भी जो लगातार 2 दिनों से मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं, उस पर भी आपको पोजीशन बता दी गई है और कुछ और एग्री कमोडिटीज़ पर भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। एक और सेगमेंट यहाँ पर की तेज़ी है वो है कॉटन। वहाँ पर भी आज तेज़ी बनी हुई है और एनसेक्स पर अगर भाव देखेंगे तो करीब 1% की बढ़त के साथ कॉटन भी इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो अच्छी तेज़ी बनी हुई है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं यहाँ इस सेगमेंट में भी उतार चढ़ाव काफी बना हुआ है। मनोज, आपका क्या व्यू बन रहा है कॉटन पर और क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कॉटन के ऊपर हमारा व्यू काफी समय से जो है वो पॉजिटिव रहा है और हमने यहाँ कीमतों को 33,000 के ऊपर भी भारतीय बाजारों में निकलते हुए देखा था। आइस कॉटन में हमने यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट जो है कीमतों में आते हुआ देखा है और लगभग 120 सेंट के आसपास जो आइस फ्यूचर्स कारोबार कर रहा है। लगभग 10 वर्ष के हाईएस्ट लेवल्स जो है वहाँ देखने को मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी ऑल टाइम हाईस पर ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। मेरा मानना है कि यहाँ मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना रहेगा। थोड़ा डिप मिलता है इंट्राडे में कहीं भी 32,500 32,600 के आसपास, तो वहाँ बाइंग बनाकर चलना चाहिए। 32,200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लक्ष्य ऊपर में 33,000 33,100 तक के भी रख सकते हैं। आइस फ्यूचर्स में मेरा मानना है कि 126 सेंट तक जो है कमोडिटी जा सकती है शॉर्ट टर्म में। तो अभी यहाँ इंटरनेशनल ट्रेंड पॉजिटिव है। भारतीय बाजारों में भी अराइवल्स जो वो कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, तो मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा। बाय ऑन डीप की रणनीति रखना चाहिए। ऊपर में 33,100 तक के लक्ष्य यहाँ बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय कॉटन पर आपको दे दी गई। इस पर देखिए 1.5% से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त कॉटन में देखने को मिल रही है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय मनोज दे रहे हैं हमको। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वंदना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति दर्शकों को सुझाने के लिए। तो फिलहाल कमोडिटी नाउ में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए